अच्छा अंदाज़ा लगाइए, इंडियंस ने मिलकर अप्रैल महीने में क्रेडिट कार्ड्स पर कितना पैसा खर्चा किया होगा? 1,97,000 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस। अब एक और नंबर सुनिए, इंडिया में जो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं उनमें से 90% लोग 25,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। तो फिर ये 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा कौन कर रहा है भाई? रियलिटी ये है कि ये पैसा उनका है ही नहीं, ये है बैंक का पैसा, यानी कि इंडिया उधारी पे चल रहा है। इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन कि जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हो इनमें से बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास है। और दूसरा, क्रेडिट कार्ड बिल्स के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी कि बैंक आपको खुद कह रही है कि भैया पूरा पैसा एक साथ भरने की ज़रूरत नहीं है, अगले महीने आराम से भर देना। और बस कस्टमर को तो यही चाहिए, उसकी आंखें चमक जाती है। बट दैट कुड बी द बिगनिंग ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रैप। कैसे? बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बंदा है जिसका नाम है हर्ष, ही इज 28, एक फिक्स्ड जॉब है, ही इज अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर व्हिच डिमांड्स अ सर्टेन लाइफस्टाइल, ही अर्न्स अराउंड ₹1 लाख अ मंथ। लेकिन उसका रूम देखिए, ऐसा लगेगा कि किसी सक्सेसफुल आदमी का घर हो, ऐसा लगेगा ही इज मेड इन लाइफ। अब इन्फ्लुएंसर है तो घर में एक छोटा स्टूडियो सेटअप भी होगा, नया मैकबुक, महंगा फोन, इंपोर्टेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, कॉफी मशीन जो वो हार्डली यूज करता है, और एक एंटीक टाइपराइटर जो अब तक अनटच्ड है। हर्ष की ना एक आदत है, वो ये नहीं पूछेगा कि इसके पैसे हैं मेरे पास, वो पूछेगा इसका EMI कितना आएगा। और ये जवाब इस पूरे वीडियो की नींव है, इसकी जान है। एंटीक टाइपराइटर और मोबाइल फ़ोन EMI पे, और लैपटॉप नो कॉस्ट EMI पे, और बाकी चीज़ें कपड़े, किताबें, कॉफ़ी मशीन वगैरह वगैरह सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे। यार हर्ष ने जो किया है ना, ये हम सब ने किया है, आपने, मैंने, हम सब ने किया है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ेगा? और अगर क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ा तो हमें बैंक लोन कैसे देगी? लेकिन इफ़ यू डू नॉट डू इट स्मार्टली, यहाँ पे 2 ट्रैप्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रैप है EMI का ट्रैप, और दूसरा है मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रैप। अब इन दोनों चीज़ों को विस्तार से समझाता हूँ। अब ये 80,000 रुपये का फ़ोन शायद हर्ष को इस मोमेंट पे अनअफोर्डेबल लगे, लेकिन दुकान वाले बड़े स्मार्ट होते हैं। दुकान वाला उसको 80,000 का अमाउंट नहीं बताएगा, वो उसको बताएगा 6,500 रुपये, विच इज़ द EMI अमाउंट, द नो कॉस्ट EMI अमाउंट। और वो अमाउंट देख के उसे ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं ले सकता हूँ, दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। दिस इज़ कॉल्ड द EMI इल्यूजन। अब देखो, फ़ोन का प्राइस तो बदलने वाला है नहीं, ना ही हर्ष की सैलरी बढ़ने वाली है। जो 80,000 रुपये का फ़ोन वो लेने की सोच भी नहीं सकता था, आज उसके लिए वो अफोर्डेबल है, क्योंकि उसके दिमाग में 80,000 रुपये का अमाउंट है ही नहीं। उसके दिमाग में चल रहा है तो नो कॉस्ट EMI अमाउंट, विच इज़ 6,500 रुपीज़। बात पता है क्या है? मंथली अफोर्डेबिलिटी और एक्चुअल अफोर्डेबिलिटी में फ़र्क होता है, लेकिन लगता है एक जैसा ही है, बिकॉज ऑफ द EMI ऑप्शन। और बैंक भी बड़े स्मार्ट है, बैंक हर चेकआउट पे, हर जगह EMI का अमाउंट लिखते हैं, जो कि बहुत छोटा अमाउंट होता है, और बाद में कहीं किसी कोने में द एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे। और ये जो नो कॉस्ट EMI है ना, इस पर तो RBI ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी लोन सच में ज़ीरो कॉस्ट नहीं होता, उसमें हिडन एक्सपेंसेस होते ही होते हैं। इंटरेस्ट पे 18% GST लगता है, जो वेव ऑफ नहीं होता। एक प्रोसेसिंग फ़ी होती है, एंड अप फ्रंट पेमेंट का आपको जो फ़ायदा मिलने वाला होता है वो आपको अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हर्ष ने सिर्फ एक फ़ोन लिया होता या एक लैपटॉप लिया होता तो बात अलग होती, लेकिन उसने ले लिया ये स्नीकर्स, एंटीक टाइपराइटर और एक कॉफ़ी मशीन। अब आप समझिए कि 4-5 चीज़ों का EMI एक साथ इकट्ठा हो गया है। हर्ष की सैलरी का 20% अमाउंट इन 4-5 चीज़ों की EMI भरने में जा रहा है। दिस इज़ वेयर द मिनिमम अमाउंट ड्यू कम्स इन एज अ बिग फाइनेंशियल ट्रैप। हेलो सर, मैं ABC बैंक से बात कर रहा हूँ। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है फॉर दिस मंथ 50,000 का। 50,000? ये तो बहुत ज़्यादा है। कुछ इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिलेगा क्या? अरे डोंट वरी सर, आपको पूरा 50,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भर दीजिए, विच इज़ 5 to 10%। बस 10% हो जाएगा। तो सर अभी आपको बस 5,000 रुपये भरना है, बाकी अगले कुछ मंथ्स में डिवाइड होंगे। अकाउंट भी एक्टिव रहेगा, लेट फीस भी नहीं लगेगी। अरे सॉर्टेड, हो जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, 50,000 रुपये की जगह सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं। ऐसा लगता है कि बैंक वाला अपना दोस्त है, अपनी मदद कर रहा है। लेकिन द रियल मैथ इज़ वेरी डिफरेंट। मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी कि मैड, राइटफुली सो, ये एक्चुअली में करता क्या है ना, ये बताता हूँ। हाँ, तो चलो अभी हमको पता है कि हर्ष का बिल है 50,000 रुपीज़। अब देखते हैं कि 50,000 सिर्फ 50,000 रहता है या बढ़ के कुछ और ही बन जाता है। सो अभी हमें पता है कि द बिल अमाउंट इज 50,000 रुपीज़। मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है 10%, विच मीन्स 5,000 रुपीज़। अमाउंट बचता है 45,000 रुपीज़ का।
सो 45,000 रुपीज़ पे 3.5% इंटरेस्ट लगता है। सो अब आपका टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट पेड हो जाता है 1,859 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 1,850 रुपीज़। अब ये अमाउंट आपके ओवरऑल बैलेंस में ऐड हो जाता है एंड दैट कम्स अप टू 46,850 रुपीज़। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हमने तो 5,000 रुपये भर दिए तो हमारे 5,000 रुपये हमारे कर्जे में से कम हो गए, लेकिन दरअसल में आपका सिर्फ 3,150 रुपीज़ कम हो रहा है आपके ओवरऑल कर्जे में से। अब आप सोचिए कि ये सिलसिला चलते गया, आप मिनिमम अमाउंट पे करते गए तो 50,000 को भरने के लिए आपको 5 साल या 6 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, और उन 5-6 सालों के बाद द टोटल अमाउंट दैट यू विल बी एंडिंग अप पेइंग इज गोना बी अराउंड 82 to 85,000 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 35,000 रुपीज़ मोर देन व्हाट यू ओ, एंड दैट इज इनसेन। तो आपने देखा कैसे 50,000 का अमाउंट सिर्फ 50,000 नहीं रहता, कितना बढ़ जाता है। देखो, जितना कम मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है उतना ज़्यादा टाइम और उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। तो सवाल ये है कि बैंक मिनिमम ड्यू इतना कम क्यों रखता है, क्योंकि बैंक को भी तो पैसा कमाना है। दिस इज हाउ दे मेक मनी। देखो, ये कोई स्कैम नहीं है, बस बैंक अपना काम कर रहा है। जितना ज़्यादा टाइम आप पैसा भरते रहोगे उतना ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलता है। और आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये हर्ष की कहानी है, पर दरअसल में ये सबकी कहानी है। नाउ लेट मी शो यू द बिगर पिक्चर। आपको याद है शुरुआत में मैंने आपको एक नंबर बताया था, 2 लाख करोड़। अगर ये एक महीने का क्रेडिट कार्ड खर्चा है तो पूरे 2026 का एस्टिमेट लगभग 23.6 लाख करोड़ हो जाता है। इंडिया में अब ऑलमोस्ट 12 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं और अब तो यूपीआई से भी क्रेडिट कार्ड चल जाते हैं। मतलब अब 10 रुपए की चाय भी आप क्रेडिट कार्ड पे खरीद सकते हैं। एक बिहेवियरल स्टडी ये कहती है कि 75% लोग ये मानते हैं कि यूपीआई की वजह से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि अब बटुए से पैसे निकाल के देने का जो दर्द होता है ना, वो लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे। अब ये एक ग्रोथ स्टोरी लग सकती है और है भी, पर हर ग्रोथ स्टोरी के नीचे एक हिडन फैक्ट होता है। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनमें से 44% लोग ऐसे हैं जो अपना बिल पे ही नहीं कर पाते, और ये सिर्फ 1 साल में हुआ है। देखो, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग एक अच्छी चीज है, बट द पॉइंट इज यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, बिकॉज ये पैसा आपका नहीं है, बैंक का पैसा है। ये मैंने पहले भी कहा है, और अगर बैंक का है तो वो कोई फ्री तो देने वाला है नहीं, आपको उसे कभी ना कभी तो भरना पड़ेगा ना। एंड आई नो आप में से काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड्स मोस्टली रिवॉर्ड पॉइंट्स पाने के चक्कर में यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, फ्री फ्लाइट टिकट्स, डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है ये जो फ्री रिवॉर्ड्स है ये कहाँ से आ रहे? क्योंकि बैंक तो कभी चैरिटी करने वाला है नहीं। ये रिवॉर्ड्स उन लोगों के पैसे से फंड होते हैं जो अपना पूरा बिल नहीं भर पा रहे हैं और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में CFPB की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार लोगों ने क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट में $160 बिलियन तक भर दिए थे। मतलब जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भर रहे हैं, और उसी से आपको क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अगली बार जब आपको फ्री फ्लाइट टिकट्स या लाउंज एक्सेस मिले ना, तो याद रखना कि कहीं और कोई बंदा है जो डेबिट साइकिल फंड कर रहा है आपके लिए, और वो बंदा आप भी हो सकते हैं जिसके पैसे से किसी को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, which creates a silent debt for you, and silent debt सबसे खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे छोटे छोटे उधार ले रखे हैं, एक क्रेडिट कार्ड, एक फोन EMI, एक BNPL, एक ऐप लोन। अकेले हर एक पेमेंट छोटी लगती है, पर एक साथ इट एड्स इमेंस प्रेशर, और ये खासकर नई जनरेशन के साथ हो रहा है। इंडिया में आज जितने नए लोग लोन ले रहे हैं ना, उनमें से 41% लोग जेनजी है, और 39% जेनजी बोरोवर्स तो रेंट और ग्रोसरीज के लिए बोरो कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, ये आजकल लाइफस्टाइल कंजम्पशन या शौक के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी लोन ले रहे हैं। Yes, they can be doing this to reap the benefits as well, but now you know how the benefit cycle works. एक पुणे के फ्रीलांसर फोटोग्राफर का केस आपको पता है? उसकी सैलरी थी तकरीबन 30,000 रुपीज़ और 54 लोन अकाउंट थे उसके, एंड ओवर टाइम उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स पे इंटरेस्ट बढ़ते गया, एंड द टोटल डेट रीच टू 40 लाख रुपीज़, और उसको पता ही नहीं चला कि कब ये 5 से 10 हज़ार के छोटे छोटे बिल्स 10 लाख तक पहुंच गए। ट्रैप कभी भी एक बारी में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके आता है। देखो, अब तक मैंने क्रेडिट कार्ड के काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्रेडिट कार्ड लेना ही गलत बात है, इसको यूज़ ही नहीं करते, फेंक देते काट के। यहीं पे लोग गलती करते हैं एक्चुअली, क्योंकि अगर सही से यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड जेन्युइनली एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप पूरा बिल हर महीने भर रहे हैं तो आपको तकरीबन 45 डेज का पेमेंट साइकिल मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फ्रॉड प्रोटेक्शन भी मिलता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, जिससे आपको आने वाले टाइम में लोन्स, कार लोन्स, सब कुछ सस्ता मिलता है। और यहाँ पे ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सिबिल स्कोर। आई एम श्योर आपको पता होगा
आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों को ये बूस्ट करते हुए देखा होगा कि मेरा सिविल स्कोर तो 750 है, माई सिविल स्कोर इज 850 प्लस वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, बट क्या आपको पता है कि ये सिविल स्कोर एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करता है? चलो इमेजिन करते हैं 2 लोग हैं, एक के पास 50 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, उसका सिविल स्कोर NA यानी नॉट एप्लीकेबल होगा, और दूसरे के पास 5 क्रेडिट कार्ड्स, सबका बिल टाइम पे भरता है पर उसकी सेविंग्स 0 है। अब उसका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट होगा, बट हियर्स द कैच, बैंक के लिए दूसरा बंदा बेटर है पर फाइनेंशियली पहला बंदा इज माइल्स अहेड, क्योंकि सिविल स्कोर नापता है आप कितने अच्छे बोरोवर हैं, कितने रिलायबल हैं पैसा वापस करने के लिए, आप में वो क्षमता है या नहीं। वो ये नहीं नापता कि आप कितने अमीर हैं, ये बैंक्स के लिए आपका रिलायबिलिटी स्कोर है, आपकी वेल्थ का नहीं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड स्कोर ट्रैक करेंगे तो बेटर बोरोवर बनेंगे, नेट वर्थ ट्रैक करेंगे तो बेटर वेल्थ बिल्डर बनेंगे। नाउ अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो बस ये 3 बेसिक रूल्स याद रखिए। पहला, अपना पूरा बिल ऑटो पे डाल दीजिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू को ऑप्शन से निकाल दीजिए, भूल जाइए। आज हमने देखा ना कि कैसे हम इन सारे फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। क्रेडिट लिमिट को अपना पैसा मत समझिए, लिमिट 3 लाख की है मतलब 3 लाख अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 लाख रुपए जाके खर्चा करने हैं। लिमिट शोज हाउ मच द बैंक ट्रस्ट यू, नॉट हाउ मच यू अर्न, सो प्लीज स्पेंड वाइजली। और तीसरा, दिस इज माई गोल्डन रूल, अगर कोई चीज़ आप कैश में 2 बार अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसे EMI पे एक बार भी मत लेना। एग्जाम्पल, अगर 1 लाख की सैलरी है तो 50,000 रुपये का लैपटॉप लीजिए, 90,000 का नहीं, और वो भी तब लीजिए जब आपके पास कुछ पैसा सेव्ड हो टू कवर योर मंथली एक्सपेंसेस। और आखिरी बात, आई थिंक द जनरेशन दैट आई ग्रू अप विद, वहाँ पे सेविंग्स वॉज अ नॉन निगोशिएबल थिंग, मतलब इट वॉज आर डिफॉल्ट सेटिंग। अगर लोन लेनी होती थी ना, इट वॉज अ वेरी सीरियस डिसीजन, आपको घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता था या फिर बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना पड़ता था, कुछ बनाने के लिए लोन लेना पड़ता था। लेकिन आजकल उल्टा ही हो रहा है, खर्चा करना डिफॉल्ट हो गया है, सेविंग्स हैज बिकम एन ऑप्शनल, इनफैक्ट इज नॉट इवन अ प्रायोरिटी एनीमोर। और लोन अब कुछ बनाने के लिए नहीं, कंज्यूम करने के लिए लोग लेते हैं, फोन, स्नीकर्स, डाइनर्स और वेकेशंस वगैरह वगैरह। देखिए, क्रेडिट कार्ड इज नॉट ईवल, इवन EMI इज नॉट ईवल, डेट भी ईवल नहीं है, ये बस ईजी है। और जब खर्चा ईजी हो जाता है ना तो दिमाग खर्चे और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क करना भूल जाता है। अमेरिका में ये रिवॉल्विंग डेट ट्रैप 40 साल में बना और इंडिया वही प्लेबुक चला रहा है, बस थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से। वी आर ऑन द सेम कर्व, नाउ इट डिपेंड्स ऑन वॉट चॉइसेस यू मेक। और आज रात को ना एक काम कीजिए प्लीज़, अपने सारे EMI, सारे कार्ड्स, सारे लोन्स वगैरह सब कुछ एक पेपर पे लिख दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, एक बार देखिए कि एक्चुअली में कितना उधार चल रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि हर्ष को ये सारे खर्चे दिखाई नहीं दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ये सारे खर्चे एक साथ जोड़ के नहीं देख रहा था। आप जोड़िए और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में।